आज हम लोग प्रतिबल विकृति का अगला सब टॉपिक है प्रत्यास्था सीमा। क्या है? प्रत्यास्था सीमा या प्रत्यास्था, ये क्या है? प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी, ओके। तो क्या है, जब किसी पिंड पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो पिंड की विमाओं में परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन। पिंड की विमाओं में परिवर्तन होता है। अभी जैसे ही आप बल की इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएंगे तो विमाओं में परिवर्तन जाते होता जाएगा, ठीक। और जब वो बल जो आप लगा रहे हैं, एक्सटर्नल बल है, उसको लगाना आप बंद कर देंगे, आपने एकदम हटा लिया बल, तो क्या होगा? वस्तु या पिंड अपने पुनः प्रारंभिक रूप में आ जाएगा, ठीक। अब बल को और बढ़ाओ, बल को और बढ़ाओ और बढ़ाओ। एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो बल को हटा लेने के बाद भी वस्तु अपने पुनः प्रारंभिक रूप में नहीं आ पाएगी, उसके अंदर कुछ न कुछ विकृति शेष रह जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो अब आपने बल लगा दिया, उस पर लगा रहे हो, वो बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट लगा रहे हैं, मतलब प्रत्यास्था सीमा के परे बल लगा रहे हैं, ठीक। तो अब प्रत्यास्था क्या बोलेंगे? ये प्रत्येक पिंड या वस्तु जो भी यूनिवर्स में है, उसका ये गुण होता है कि जब उसके ऊपर कोई बाह्य बल लगता है तो बाह्य बल का विरोध होता है, उसके अंदर क्या होता है? विरोध होता है। और बाह्य बल जैसे ही हटा लेंगे आप तो वस्तु अपने पुनः प्रारंभिक रूप में आ जाएगी, उसके अंदर कोई भी विमा में कोई भी परिवर्तन शेष नहीं रहेगा। इसी गुण को बोलते हैं कि प्रत्यास्था का गुण है। वस्तु के ऊपर बल लगा करके हटा लेने के बाद में वस्तु यदि अपना पुनः प्रारंभिक रूप धारण कर लेती है तो बोलते हैं कि इस वस्तु के अंदर प्रत्यास्था का गुण विद्यमान है, ठीक है। अब हो गई क्या, एक शब्द आया फिर प्रत्यास्था के बाद, प्रत्यास्था सीमा, इलास्टिक लिमिट। क्या? इलास्टिक लिमिट, ठीक। तो जैसे आपने अभी आपको बताया था कि किसी वस्तु पर यदि आपने बल लगाना शुरू किया और बल को आप इंटेंसिटी बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए और बल को आपने वहाँ से रिमूव कर लिया, अब नहीं लगा रहे आप, तो देखा कि वस्तु अपने पुनः प्रारंभिक रूप में आ गई। तो इसको ऐसे परिभाषित करेंगे कि बल की वह अंतिम सीमा, क्या? बल की वह अंतिम सीमा जिसको किसी वस्तु या पिंड पर लगाकर हटा लेने से वस्तु अपने प्रारंभिक रूप को पुनः ग्रहण कर लेती है, उसके अंदर कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं शेष रहता, तो इसी बल की सीमा को प्रत्यास्था सीमा कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ की प्रत्यास्था सीमा अलग अलग, ठीक है। तो प्रत्यास्था सीमा समझ गए। अब इंजीनियरिंग में जो भी आपका जो कैलकुलेशंस होता है, डिजाइन होता है, जो भी है, वो जनरली प्रत्यास्था सीमा के अंदर ही किया जाता है, ठीक। प्रत्यास्था सीमा के अंदर ही जितने नियम हैं, नियम भी जनरली प्रत्यास्था सीमा के अंदर ही लागू होते हैं, प्रत्यास्था सीमा के बाहर लागू नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे एक कंपटीशन में सवाल आता है, अक्सर पूछा जाता है, रबर सुना, रबर आपने, या प्लास्टिक और स्टील, ये बताओ विच इज मोर इलास्टिक? स्टील इज मोर इलास्टिक। अब लोग सोचते हैं कि रबर है ना, जरा सा बल लगाओगे तो तन जाती है, छोड़ोगे फिर पुनः स्थिति आ जाती है, तो बोला ये ज्यादा इलास्टिक हो गई। नो, जब आप कंपैरिजन करेंगे कि कितने बल पे डिफॉर्मेशन हो रहा है, बल हटा लेने से क्या पुनः स्थिति रीगेन हो रही है, तो वो गुण जो है वो आपको स्टील में ज्यादा मिलेगा रबर की अपेक्षा। रबर को तो आप खींचेंगे और खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, उसके बाद छोड़ो तो हो सकता है कि उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन तुरंत रह जाए। और उसी बल को, उतने बल को यदि स्टील पे लगाओगे तो स्टील को तो टस से मस नहीं कर पाएंगे आप, है ना। उसको डिफॉर्म करने के लिए तो काफी बल चाहिए। दैट मीन्स स्टील इज मोर इलास्टिक, ठीक है।
अब आती है प्लास्टिकता, इसी के अपोजिट है प्लास्टिकता। जब वस्तु का वह गुण जो कि यदि बल उस पर लगाया जाए तो वस्तु के अंदर बल लगाने से उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन बच जाए। कम बल पे यदि परमानेंट डिफॉर्मेशन बच जाए तो बोलेंगे इसमें प्लास्टिकता गुण ज्यादा है। ठीक, तो यदि प्लास्टिकता पूछता है कि किस में ज्यादा है तो वो रबर में ज्यादा है या प्लास्टिक में ज्यादा है और स्टील में कम है, प्लास्टिकता का। और इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता गुण स्टील में ज्यादा है और रबर में कम। इज इट क्लियर? नो प्रॉब्लम। प्रत्यास्थता सीमा क्लियर होगी एकदम? ओके। अब आता है अगला हुक का नियम। क्या आता है? हुक का नियम, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ। तो एक साइंटिस्ट हुए हो, तो जब किसी पिंड के ऊपर आप बल लगाते हैं तो बल से क्या होगा, उसके अंदर प्रतिबल उत्पन्न होगा। जहां बल होगा वहां प्रतिबल जरूर होगा, ये ध्यान रखना। जहां भी बल लगेगा वहां प्रतिबल अवश्य लगेगा। ठीक है, जब बल लगा रहे हो प्रतिबल उसमें उत्पन्न हुआ है तो उसमें विकृति भी अवश्य होगी। चाहे भले आपको अपनी नेकेड आई से नहीं नजर आ रही है लेकिन विकृति अवश्य होगी। तो उन्होंने वो जो साइंटिस्ट हुए हो उन्होंने एक नियम निकाला इसमें। उन्होंने बोला कि यदि किसी पिंड पर यदि आप लोडिंग या बल लगा रहे हैं वो प्रत्यास्थता सीमा के यदि अंदर लगा रहे हैं तो जो प्रतिबल उत्पन्न होगा बल लगाने से वो इस बल के कारण उत्पन्न विकृति के सीधे समानुपाती है। क्या होगा? मतलब जो है स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। देखो यहाँ पे क्या है, फ्रेम बना दिया उन्होंने। ये सब कहां तक होगा लागू? प्रत्यास्थता सीमा के अंदर। तो अगर अंग्रेजी में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक, स्ट्रेस का मतलब प्रतिबल है ना। प्रतिबल विकृति के सीधे समानुपाती होता है। और कहां पर? विद इन द इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर। ओके, यहाँ अंग्रेजी में लिख सकते हो यहाँ पे विद इन दी इलास्टिक। हाँ ठीक है, प्लीज कम। ओके, तो इज इट क्लियर? प्रतिबल विकृति के सीधे समानुपाती होती है। किसने बताया? ये हुक ने बताया। ओके, तो ये नियम समझ गए? क्लियर? इज इट क्लियर ना? ओके, अभी देखिए जो प्रोपोर्शनलिटी है यहाँ पे, प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदल देते हैं, है ना। यहाँ से तो एक नियम है ये, बट प्योरली एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ से नहीं हो पाएगी, तो इसके लिए इसको इक्वलिटी में बदलना पड़ेगा। तो प्रतिबल को लेने से आई एम डिनोटिंग विद स्मॉल p। ओके, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल e। यहाँ जो विकृति का भाव है वो अनधैर्य विकृति है। कौन सी है? बताया था ना, अनधैर्य विकृति और पार्श्व विकृति। सो हियर ही इज टॉकिंग अबाउट longitudinal strain. He is talking about longitudinal strain. So here the stress is directly proportional to the longitudinal strain within the elastic limit. That is what has been said by scientist Hooke. Okay? तो इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदलने के लिए क्या किया? एक कांस्टेंट लगा दिया हमने। क्या लगा दिया? कांस्टेंट। I will write simply a constant here. Okay, multiplied by small e. Alright. प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदलने के लिए क्या किया? एक कांस्टेंट लगा दिया। ओके, अब ये जो कांस्टेंट है ये तीन तरह का होता है। दिस ऑल्सो कम्स अंडर हुक्स लॉ। ये जो कांस्टेंट है ये तीन तरह का होता है।
ठीक है, या इसको बोलेंगे कि हुक का स्थिरांक या हुक्स स्थिरांक। क्या? हुक्स स्थिरांक। दिस इज हुक्स कांस्टेंट या हुक्स स्थिरांक। ये 3 तरह का होता है। नंबर 1 यंग्स मॉडुलस या यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग मॉडुलस। तो थोड़ा पॉज कर। तो नंबर 1 प्रत्यास्था गुणांक या यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? यंग प्रत्यास्था गुणांक। वेरी यंग प्रत्यास्था गुणांक। ओके, तो क्या था? तो P is directly proportional to small e, यही तो था। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदलने के लिए लगाया कैपिटल P इनटू स्मॉल e। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे कैपिटल E है, तो यहाँ से कैपिटल E यदि आप निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? P अपॉन स्मॉल e। इसका मतलब ये है कि जो यंग मॉडुलस है या जितने भी मॉडुलस हैं वो प्रतिबल और विकृति के दोनों अनुपाती तो हैं, है ना। अब यहाँ देखना ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रतिबल कैसा है और विकृति कैसी है, ये डिसाइड करेगी कि ये यंग मॉडुलस है या बल्क मॉडुलस है या शियर मॉडुलस है। ठीक है, तो इन केस ऑफ यंग मॉडुलस, इन केस ऑफ यंग मॉडुलस क्या बोलते हैं वो कि E इज इक्वल टू सीधे प्रतिबल। कैसे? सीधे प्रतिबल, सीधे प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, बटे अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, या इसको यूं बोले कि सीधे प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है, 100% आएगा ये, ध्यान रखना जी। मॉडुलस तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से वी विल राइट कैपिटल E इक्वल टू सीधे प्रतिबल क्या क्या बताए थे, या तो तनाव प्रतिबल हो या दबाव प्रतिबल, दोनों ही सीधे प्रतिबल में आता है। तो सीधे दैट मींस स्मॉल p अपॉन स्मॉल e, इसी से डिनोट जनरली करते आए। कहीं स्मॉल f हो सकता है, स्मॉल f अपॉन कहीं नीटा हो सकता है। ओके, सो व्हाटएवर मे बी, बट आप इस तरह से लेके चलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो कैपिटल E इज इक्वल टू स्मॉल p अपॉन स्मॉल e। अब इसकी डायमेंशन डिराइव कर लेते हैं। डायमेंशन क्या होगी कैपिटल E की? तो प्रतिबल की क्या होती है इकाई बताओ? हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर mm स्क्वायर? अब न्यूटन पर mm स्क्वायर को पकड़ो, यही चलेगी ज्यादा। तो न्यूटन पर mm स्क्वायर बटे स्मॉल e की क्या इकाई होती है? विकृति, क्योंकि ये दो विमाओं का अनुपात है, ये दो विमाओं का ही तो है। तो ये जो है, जो विकृति है, ये विमाहीन राशि है, तो इसका कोई विमा नहीं। तो विमा नहीं का मतलब 1, 0 नहीं, 1 बटे। तो इस बिकम्स न्यूटन अपॉन, इसका मतलब ये हुआ कि जितने ये जो आपके कांस्टेंट है, ये इनकी भी वही इकाई होती है जो प्रतिबल की इकाई होती है, और इसकी वही इकाई होती है जो दाब की इकाई होती है। दाब, प्रतिबल और ये कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर है? कट समझ में आ गया यहाँ तक? पक्का? तो प्रतिबल की हमने पास्कल से भी बताई थी, मेगा पास्कल से भी बताई थी, गीगा पास्कल से भी बताई थी, किलो पास्कल से भी बताई थी। तो इसका मतलब वो सारी विमाएं इसकी भी हैं। ये भी आपको पास्कल्स में भी कहीं दे रखा, कैपिटल E जो है इतना मेगा पास्कल्स है। ठीक है, पॉज कर दो। शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस
हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कर्तन मापांक। कर्तन मापांक। ओके, और भी इसके कई नाम है, जरा और देख लीजिए बुक में। ओके, कई नाम है ये इसके। तो यहाँ देखो कर्तन शब्द जुड़ गया। क्या जुड़ गया? कर्तन। तो इसको लेटर से मैंने इससे डिनोट किया PS, इससे डिनोट किया नॉट PS, इसको डिनोट किया लेटर से ES, किससे? ES। तो ES इज इक्वल टू कर्तन प्रतिबल बटे कर्तन विकृति। मतलब प्रत्यास्था सीमा के अंदर जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है, उस बल के कारण से उत्पन्न कर्तन विकृति एवं कर्तन प्रतिबल एवं कर्तन विकृति के अनुपात को कर्तन मापांक कहते हैं। ठीक है, तो आपका ES कर्तन प्रतिबल लेटर से PS से डिनोट किया है ना, और कर्तन विकृति को ES। ओके, तो अच्छा इसकी इकाई क्या होगी? न्यूटन पर है। ये नाम ही तो बदला है ना, काम थोड़ी बदला है, वही ना। तो इसकी भी इकाई क्या होगी? न्यूटन पर mm स्क्वायर और पास्कल। ठीक है, देखो ये भी तो प्रतिबल और विकृति का ही तो अनुपात है, बट ये भी प्रतिबल कर्तन का है और विकृति कर्तन की है, तो इन दोनों के अनुपात को क्या बोलेंगे आप? ये शियर मॉडुलस है या कर्तन मापांक। समझ में आ गया? तो नंबर 3 आयतन मापांक। आयतन मापांक या बल्क मॉडुलस। अंग्रेजी में बल्क मॉडुलस बोलते हैं? ओके, यहाँ देखो क्या शब्द जुड़ गया? आयतन जुड़ गया। वहां कर्तन जुड़ा हुआ था, यहाँ आयतन जुड़ा हुआ है, यहाँ बॉल यहाँ। तो क्या करेंगे? आयतन मापांक और इसको लेटर से सीधे प्रतिबल बटे आयतन विकृति बटे आयतन विकृति। यदि इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो डायरेक्ट स्ट्रेसेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक, तो डायरेक्ट स्ट्रेसेस तो बता ही दिया, तो तनाव की हो या दबाव की हो। ओके, तो EB लेट अस से मे बी PT और PC। दबाव को बोला PC या PC और ये टेंसाइल बोला PT बटे EB बटे EB। तो जो EB था, EB क्या था? आयतन विकृति थी ना, डेल्टा V बटे V थी ना, यही तो थी। तो वो ये है आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, तो वो ये समझ में आ गया। तो क्या अंतर आया? अब आप देखिए, जो पहला हमने यंग मॉडुलस बताया था उसमें भी था सीधे प्रतिबल, ये तो कॉमन दोनों में हो गया है ना, लेकिन वहां क्या थी? अनुदैर्ध्य विकृति। ये कैसी थी? अनुदैर्ध्य। और यहाँ पर क्या है? इतना अंतर है। इसकी इकाई भी सेम होगी, न्यूटन पर mm, न्यूटन पर mm स्क्वायर और पास्कल।
ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑल थ्री कांस्टेंट ऑफ ओके। जो तीनों स्थिरांक हैं वो इनका तीनों का आपस में क्या मेल जोल है, क्या रिलेशन है, वो भी आगे आएगा, तो वो भी धीरे धीरे बताएंगे। ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ समझ ना आई हो तो पूछ लें। पॉज करो। तो जैसे आपका बुक में जो आयतन मापांक है उसको डिनोट किया उसने के से, कैपिटल के इज इक्वल टू सीधे प्रतिबल बटे आयतन। ओके। और इससे पहले आपको क्या बताए थे, कर्तन मापांक, है ना। क्या बताए थे, कर्तन मापांक। दैट वाज सेकंड, कर्तन मापांक। इसको जो डिनोट किया है वो कैपिटल जी से डिनोट किया है। इससे किया कैपिटल जी से। और यंग मॉडुलस को किया इससे कैपिटल ई से, यंग मॉडुलस। कैपिटल ई से। तो हमारे पास तीन रहेंगे, ई जी और के, ई जी और के। ठीक है। तो पूरा उसमें हम लोग ये तीनों को ही जो है डिनोट करेंगे, कैपिटल ई, कैपिटल जी और कैपिटल के। ऑलराइट, चलो बंद। तो इसी से संबंधित प्रतिबल विकृति से के सवाल है, सवाल पढ़ रहा हूँ और अकॉर्डिंगली जो इस सवाल में दिया हुआ है वो आप लोग लिखते जाएं। जैसे बोलता है, एक इस्पात के तार का न्यूनतम व्यास ज्ञात कीजिए जो 4000 न्यूटन के भार को उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक तार है, उसने कितना भार उठाना है, 4000 न्यूटन। ठीक है। उसका क्या ज्ञात करना है, स्मॉल डी कितना रखें, है ना। तार में अधिकतम प्रतिबल 95 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो इसमें तार का व्यास ज्ञात करना है, तार का व्यास। ठीक। और अधिकतम प्रतिबल इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो दिस इज मैक्सिमम स्ट्रेस, P इज इक्वल टू 4000 न्यूटन। हाँ, ओके। और अधिकतम प्रतिबल, दिस इज बल दिया F, और प्रतिबल स्मॉल p इज गिवन 95 मेगा न्यूटन पर मीटर। कितना दिया, मतलब दो डाटा दिए हैं। कितने डाटा दिए हैं, दो। ये दो डाटा, इतना बल जो है या इतना भार तार ने उठाना है, तार ने इतना भार उठाना है, और इससे ज्यादा उसमें प्रतिबल डेवलप नहीं होना चाहिए। तो उसका डायमीटर कितना रखें आप। तो इसके लिए डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगाएंगे। प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्र। ओके। वो भी क्षेत्रफल क्या बताए थे, काट का क्षेत्रफल। कैसा क्षेत्रफल, काट का क्षेत्रफल। हाँ। तो प्रतिबल लेट अस से स्मॉल p इज इक्वल टू कैपिटल F अपॉन कैपिटल A। ठीक है। अब कोई तार है, तार का अगर काट करेंगे तो कैसा होगा, गोलाकार ही होगा तार, है। ओके। तो ये लेट अस से दिस इज लाइक दिस, इसकी डायमीटर है स्मॉल d लेट अस से, जो कि पता करनी तार की। एक लंबा सा तार है, ये तार है मोटा, है ना। और बल ऐसे ही तो लगेगा नीचे, जब यहाँ पे कोई लटका हुआ यहाँ पर, ये वजन लटका है इस तार पर। ये कितना लटका हुआ है, 4000 है ना। और इसके अंदर प्रतिबल कितना उत्पन्न होता है, 95 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बोलता है कि इसका तार की डायमीटर बताओ। तो बल तो लग रहा है यूं, तो बल के लंब दिशाई तो काटोगे, ये तो बताया था। तो बल के लंब दिशाई यूं तो हुई। यहाँ से अगर तार को आपने काटा तो कुछ ऐसा लग रहा है, इसका डायमीटर निकालना है। इसका तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 d स्क्वायर।
आप देखना इसमें प्रतिबल विकृति में एरिया का जो फॉर्मूला आप लगाएं किसी उसका, तो इन टर्म्स ऑफ डायमीटर लगा दीजिए, रेडियस में जनरली ना लगा, लंबा हुआ कैलकुलेशन अदरवाइज। ओके, तो इन टर्म्स ऑफ डायमीटर लगा दीजिए, इसमें सारी चीजें आप रख लीजिए, डायमीटर मिल जाएगा। तो प्रतिबल, अच्छा देखो अब यहाँ पे आएगा प्रॉब्लम जो आपको ध्यान देना है, प्रतिबल या कोई भी गुणांक किसी भी उसमें यूनिट में दे रखा हो उसको न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में ले आएगा। किसमें ले आए? न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में पहले आप ले आओ, तब डालो, आपको फटाक से आ जाएगा। तो यहाँ पे स्मॉल p इक्वल टू कितना है 95 मेगा न्यूटन, मेगा मींस 10 टू द पावर 6, तो मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6 कितने न्यूटन का बटे मीटर स्क्वायर, मीटर को बदला में एमएम में, तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 6 एमएम हो जाएगा कि नहीं? मीटर इनटू मीटर, एक मीटर में कितने एमएम होते हैं? 1000 होते हैं कि नहीं? तो 1000 इंटू 1000 कितना हो गया 10 टू द पावर 6। तो देखो इससे ये कटा, कितना हो गया 95 न्यूटन पर एमएम। तो ये ध्यान रख लेना, मेगा न्यूटन पर मीटर, और यू कैन से थोड़ा कैमरा डाला 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। याद रखियो इसको, तो आपको ये जो है ना, ये कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, अगर ये याद है तो, और जब भूल जाओ तो ये कर लेना, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो 95 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे न्यूटन है ना, तो ये भी न्यूटन ही लेंगे आप। अगर यहाँ किलो न्यूटन होता तो उसको 10 टू द पावर 3 का गुणा कर लेते, बटे एरिया कितना है पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। अब देखो ये बटे 4 है ना जी, यहाँ पे बटे 4 हो रहा है, तो ऊपर जाएगा क्या करेगा, गुणा करेगा ना भाई। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, कोई चीज डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई करेगा ना। सो इट इज लाइक सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4000 इनटू 4 डिवाइडेड बाय पाई इनटू 900। ऑलराइट, तो यहां से डी इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका रूट ले लेंगे, रूट ऑफ। अब इसके लिए क्या करेंगे आप, साइंटिफिक कैलकुलेटर नॉन प्रोग्रामेबल इस्तेमाल करेंगे। सवाल तभी निकलेगा, नहीं तो यही करते रहना। इसलिए आपके पास में साइंटिफिक कैलकुलेटर ऑफ नॉन प्रोग्रामेबल वो इस्तेमाल करेंगे, और पहले इधर करेंगे ऐसे, क्या करेंगे पाई मल्टीप्लाइड बाई 95, ठीक है, इक्वल टू का दबाएंगे, उसका इनवर्स फंक्शन लेंगे, मल्टीप्लाई 4000 फिर मल्टीप्लाई इनटू 4, फिर इक्वल टू का बटन दबाएंगे, और दबाने के बाद में जैसे इक्वल टू आंसर आएगा ना, फिर आप रूट का बटन दबा देंगे और इक्वल टू बटन दबा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो d इज इक्वल टू जो भी आंसर आए इतने m है, क्या आएगा। अब यहाँ देखना, ध्यान, यहाँ मीटर मत लिख देना, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी कन्वर्टेड दैट मीटर इनटू mm, है ना। हाँ, सो नाउ द आंसर विल कम इन m, ठीक है। सो दिस कैलकुलेशन यू हैव टू डू। तो ये अप्रोक्सीमेटली इट इज 7.32 mm। देख लेना कैलकुलेशन सही है गलत है जो भी है, सो दैट यू हैव टू सी द कैलकुलेशन। ओके।